Good afternoon, students. Welcome in the class of science. Today we are going to discuss the next topic of chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा है मानव तंत्र, और जो टॉपिक हम ले रहे थे उसी टॉपिक में अगला सब टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था रक्त परिवहन तंत्र, और रक्त परिवहन तंत्र में हमने बात की थी रक्त कणिकाओं की। आरबीसी हमने पढ़ ली थी, डब्ल्यूबीसी की जानकारी हम ले रहे थे। एक बार फिर से सुनेगा। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब डब्ल्यूबीसी का एक वर्गीकरण आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं एक बार। तो रक्त परिवहन तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी का सब टॉपिक हम लेने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी देखिए, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार इसका आता है कणिकीय डब्ल्यूबीसी, और दूसरा प्रकार इसका आता है अकणिकीय डब्ल्यूबीसी। देखिए क्या मतलब है कणिकीय का और अकणिकीय का। कणिकीय डब्ल्यूबीसी वो हैं जिनमें प्रोटीन या विशेष प्रकार के पदार्थों के कण पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोटीन के कण पाए जाते हैं जो विशेष परिस्थितियों में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अकणिकीय डब्ल्यूबीसी में कोई कण नहीं पाए जाते प्रोटीन जैसे, इसलिए उनको नाम दिया गया अकणिकीय। अब जो कणिकीय डब्ल्यूबीसी हैं उनको भी आगे वर्गीकृत किया गया 3 भागों में। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के अपन कह सकते हैं। पहली आती है एसिडोफिल्स, जिनको इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। इनका नेचर होता है एसिडिक या अम्लीय, तो इनका नाम दिया गया एसिडोफिल्स। दूसरी आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स नाम क्यों दिया? बेस का मतलब होता है क्षारक, तो इनकी प्रवृत्ति क्षारकीय होती है। और अगले आते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स जो कि उदासीन प्रकृति के माने जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स उदासीन प्रकृति के माने जाते हैं। अब इनमें से हालांकि आप देखें तीनों का महत्वपूर्ण रोल है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने वाली एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाने वाली, और न्यूट्रोफिल्स उदासीन माध्यम प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन जो बेसोफिल्स हैं उनसे एक अति महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देखिए बेसोफिल्स में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं मास्ट कोशिकाएं। बेसोफिल्स में मास्ट कोशिकाएं होती हैं। इन मास्ट कोशिकाओं द्वारा एक विशेष अति महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के स्कंदन को रोकता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर शरीर पर कोई कट लग गया मान लीजिए, तो जैसे ब्लड बाहर निकलता है कुछ टाइम के बाद, उस टाइम कितना 6 to 10 मिनट, अगर कट छोटा है तो 6 to 10 मिनट में ब्लड का क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है रक्त का। कब? जब हल्का सा कट लगा है, यानी जब शरीर से बाहर रक्त निकलता है तो थक्का बन जाता है। लेकिन वही रक्त जब शरीर के अंदर चल रहा है तो थक्का क्यों नहीं बन रहा है? भाई क्वेश्चन तो बनता है, रक्त बाहर निकल रहा है तो थक्का बन गया। अंदर जब रक्त वाहिनियों में, धमनियों में, सिराओं में, केशिकाओं में रक्त का प्रवाह निरंतर हो रहा है, वहां थक्का क्यों नहीं बन रहा है? थक्का क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उस थक्के को बनने से बचाने के लिए अति महत्वपूर्ण पदार्थ मास्ट कोशिकाओं द्वारा बनाया गया, उस पदार्थ को नाम दिया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन जो कि आप समझ सकते हैं रक्त वाहिनियों में उपस्थित रहता है, और इसको नाम दिया जाता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक पदार्थ, प्रतिस्कंदक का मतलब जो स्कंदन का, जो थक्का बनने का विरोध करे, उसको नाम दिया प्रति। जैसे प्रति अम्ल, जो अम्ल का प्रति है, जो अम्ल का दुश्मन है, कौन होगा? क्षार। ओके, तो हिपेरिन बनाया जाता है मास्ट कोशिकाओं के द्वारा जो बेसोफिल्स से संबंधित रहती है। अब इन सभी की अगर बात करें तो इनमें से न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करती हैं। न्यूट्रोफिल्स इम्यूनिटी में, प्रतिरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली आती है अकणिकीय। अकणिकीय के 2 प्रकार आते हैं। पहले होते हैं मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। देखिए मोनोसाइट जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है भक्षकाणु वाली। भक्षकाणु का मतलब ये भक्षण करते हैं हानिकारक कणों का, जीवाणुओं का। अगर हानिकारक कण जीवाणु या वायरस है, ज्यादा शक्तिशाली अगर नहीं है तो उनको शरीर में नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर जीवाणु या विषाणु घातक है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस ने पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में तांडव मचा रखा है और बहुत ही भयावह रूप ले लिया है। कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है, उस हालांकि बीमारी कैसी है, कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू जैसी बीमारी है, लेकिन वायरस की तीव्रता को अगर अपन देखें तो उसकी तीव्रता अति घातक है, हम कह सकते हैं अति मारक भी है। क्यों मारक है? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, हम पहले की क्लास में शायद बात कर चुके हैं कि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादा खतरनाक होता है। यानी ये जैसे किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, वायरस जब तक बाहर रहता है निर्जीव होता है, जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा सजीव बन जाता है और उसके बाद ये उस सजीव की पूरी मशीनरी पर, पूरी जैविक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण बना लेता है। तो अगर ज्यादा प्रभावी है सूक्ष्म जीव तो मोनोसाइट केवल लिम्फोसाइट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा प्रभावी नहीं है सूक्ष्म जीव तो उसको नष्ट कर दिया जाता है मोनोसाइट और फिर लिम्फोसाइट के द्वारा। तो पहला कार्य करते हैं मोनोसाइट जो कि भक्षकाणु प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे हम कह रहे हैं लिम्फोसाइट्स। देखिएगा लिम्फोसाइट दो प्रकार के हैं, इनको लसीकाणु भी कहा जाता है, जिनका एक नाम और भी है लसीकाणु। देखिएगा लिम्फोसाइट या लसीकाणु दो प्रकार के हैं, एक को कहते हैं बी लसीकाणु या लिम्फोसाइट और दूसरे वाले को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणु। सबसे पहले हम बात करेंगे बी और ये टी क्या है। केवल लसीकाणु से काम नहीं चल रहा था क्या? ये क्यों एक्स्ट्रा वर्ड ने बढ़ा दिया? हम कितना पढ़ेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं, जानना जरूरी है। देखिएगा साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डीपली स्टडी करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने कहा तो वो स्टेटमेंट जब तक हम उसकी डीपली स्टडी नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझेंगे, उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे ना। इसलिए जरूरी है वही सिंपल लिम्फोसाइट समझते तो उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। बी और टी के एक बार फटाफट देखेंगे क्या ये जानकारी हमें देने वाले हैं, कहां से आए हैं। देखिएगा आप लोग सभी जानते हैं रक्त का निर्माण कहां होता है, सभी जानते हैं। आप लोग कल की क्लास में हमने बात की थी कि रक्त का निर्माण कहां होता है। बताइए आप लोग कहां होता है रक्त का निर्माण? शायद आपके दिमाग में आ गया होगा। आवाज तो आपके मेरे पास आएगी नहीं, मेरी आपके पास डेफिनेटली आएगी। रक्त का निर्माण होता है रक्त मज्जा में, सॉरी रक्त मज्जा नहीं, अस्थि मज्जा इसको अपन कहते हैं। रक्त का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जो कि अस्थि में पाया जाता है। अब रक्त मज्जा में निर्माण होने के बाद परिपक्वन भी, परिपक्वन का मतलब है कार्य करने की क्षमता अर्जित करना। अगर कोई, हम फिलहाल बात करें लसीकाणु की, इसके पहले हम बात कर चुके हैं, चाहे आरबीसी कहें, चाहे डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, चाहे प्लेटलेट्स की हम जानकारी लें, तीनों प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होगा, यह आप ध्यान रखें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं क्यों लसीकाणु बी और टी टाइप के हैं। तो देखिएगा ऐसे लसीकाणु जो अस्थि मज्जा में बने और यहीं पर इनमें परिपक्वन हुआ, यानी निर्माण के साथ साथ अगर परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में हुआ तो नाम दे दिया बी। बी नाम क्यों दिया? देखिए बी नाम कहां से आया? अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो को बी यहां से चुरा लिया और क्या बना दिया? बी लसीकाणु या बी लिम्फोसाइट, यानी बने अस्थि मज्जा में, परिपक्वन कार्य करने की क्षमता भी अस्थि मज्जा में अर्जित की, तो नाम दे दिया बी। अब टीका क्या? देखिए टीका क्या, टीका ये है टीका। हम टी लिम्फोसाइट की बात करें, टीका की बात नहीं कर रहे हैं, टीका तो वैक्सीन भी होता है। तो देखिए टी बनेगी कहां पे? निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्वन। टी भाई टीका कोई तो मीनिंग रहा होगा ना, यहां टी का मीनिंग है, देख पाएंगे आप, टी का मीनिंग है थाइमस, टी का मीनिंग है थाइमस। तो थाइमस का लिया गया टी, थाइमस का लिया गया टी, इसलिए इनको नाम दिया गया टी। कैसे दिया गया? देखिएगा सुनिएगा ध्यान से। टी लसीकाणु बनेंगे तो अस्थि मज्जा में, ये पूरे रक्त का निर्माण ही अस्थि मज्जा में हो रहा है, इसके अलावा कोई भाग ही नहीं है। हम व्यस्त अवस्था की बात कर रहे हैं, शैशवावस्था की बात करें तो यकृत में भी बनता है और प्लीहा में भी बनता है रक्त। कब? जब शिशु गर्भावस्था में होता है। हम व्यस्त अवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। तो
टी लसीकाणु बनेंगे अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्वन कहां पे होगा? थाइमस में। परिपक्वन थाइमस में होने की वजह से थाइमस का टी चुरा लिया आपकी बात और नाम दे दिया टी लसीकाणु। अब कार्य क्या? हमने कहा मोनोसाइट भक्षकाणु है, सोपड़ा साफ करेंगे सूक्ष्म जीवों का। ये क्या करेंगे? अति महत्वपूर्ण जानकारी, दोनों को हम एक साथ लेके चलने वाले हैं। बी और टी, बी और टी दोनों प्रकार के लसीकाणु मिलकर बनाते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाने का काम करते हैं दोनों प्रकार के लसीकाणु बी और टी। और ये एंटीबॉडी क्या काम करेगी? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी एंटीजन, प्रतिजन जिसको कहते हैं, एंटीजन से इंटरेक्शन करते हैं और एंटीजन को किल करके हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। यानी शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी जो लसीकाणुओं द्वारा बने हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जानकारी थी WBC। अब लास्ट हमारे रहे हैं कणिकाएं जिनको अपन कहते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु। देख लीजिए एक बार आप लोग, बुक में भी है, स्टडी आप बुक से भी करते रहेंगे या समझते रहेंगे। ओके, अगले आते हैं प्लेटलेट जिनको अपन कहते हैं बिंबाणु। बिंबाणु या प्लेटलेट, देखिए किस तरह से इनका जो है हम देखेंगे संरचना है, आकार है, संख्या है, सभी की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र की, जैसे कि हर बार हम करते आ रहे हैं। RBC WBC का केंद्रक यहाँ अनुपस्थित है। प्लेटलेट्स बिंबाणुओं में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। आकृति की बात करें, ये आकृति में गोलाकार होते हैं। बिंबाणु आकृति में गोलाकार है। सबसे छोटे इनको रुधिर कणिका कहा जाता है। सबसे छोटी हम कह सकते हैं रुधिर कणिकाएं, सबसे छोटी वाली रुधिर कणिकाएं हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। ओके, बात करें जीवन काल की। इनका जीवन काल माना जाता है 10 डेज का, 10 दिन का जीवन काल होता है बिंबाणुओं का। ओके, अब बात करते हैं संख्या की। और संख्या में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है प्रभु जी के द्वारा। संख्या हम चाहे पुरुष की बात करें चाहे स्त्री की बात करें, दोनों में आपको समान संख्या नजर आने वाली है बिंबाणुओं की। कितनी है देखिएगा संख्या, 2.5 लाख से 3.5 लाख। ये जो संख्या वो आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलने वाला आपको बुक्स में। 2.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब मानी जाती है बिंबाणुओं की संख्या। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल सकता है अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन मेन हम जो बात करते हैं 2.5 से 3.5 लाख यहाँ संख्या होती है प्लेटलेट्स की, जो कि स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति में देखने को मिलती है। और जो एक हम कहें वयस्क व्यक्ति है, स्त्री पुरुष दोनों में आपको देख पा रहे हैं संख्या समान होती है। अब बात, यहाँ कोई वर्गीकरण नहीं है WBC की तरह का, डायरेक्ट हम बात करते हैं कार्य की। अति महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर भी देखिए, हर एक जो रुधिर कणिका हमने पढ़ी है, या हम बात करें मानव शरीर एक जटिल शरीर माना जाता है। अलग अलग प्रकार के तंत्र वहां हैं, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंगों के द्वारा कार्य भी आप जानते हैं एक थोड़ी ना किया जाएगा। अलग अलग अंग हैं तो उनका कार्य भी विशिष्ट है, स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी कार्य विशिष्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का थक्का बनाना, यानी थक्का जिसको अपन स्कंदन भी कहते हैं, रक्त का थक्का या स्कंदन बनाने का कार्य बिंबाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण कार्य। क्यों? हम देखते हैं भाई कभी हम चोटग्रस्त हो जाते हैं, तो उस चोटग्रस्त होने की स्थिति में लगातार शरीर से क्या निकलता रहता है, बाहर ब्लड बाहर निकलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लड बाहर नहीं निकले। क्यों? रक्त की अगर कमी हो जाती है, रक्त जिसको हमने कहा था क्या जीवन की नदी कहा था, क्योंकि रक्त अगर है तो जीवन है। तो रक्त को अत्यधिक मात्रा में बहने से निकलने से रोकने के लिए बिंबाणुओं की उपस्थिति अनिवार्य है। इनके बिना रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। और ऐसा होता है, एक
आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं बन पाता है और उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। एक ऐसा आनुवांशिक, ऐसा वंशानुगत रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसको सबसे पहले ब्रिटेन में खोजा गया था, तो इसको शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं हीमोफीलिया को। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है। क्यों कहा वंशानुगत रोग? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार संचरित होता रहता है। होता क्या है रोग में? इसमें रक्त का थक्का ही नहीं बन पाता है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा जब थक्का ही नहीं बनेगा रक्त का। तो आज हमने रुधिर कणिकाओं को कंप्लीट कर लिया है। कल के वीडियो में हम हार्ट को लेंगे, हृदय की जानकारी लेंगे। उसके बाद कल ही के वीडियो के साथ हम इस टॉपिक को, जो कि हमारा रुधिर परिवहन तंत्र का टॉपिक चल रहा है, फिनिश करके अगले टॉपिक को कोशिश करेंगे टच करने की। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।